स्वागत है आपका फिर से। और अब पावर प्लेस की बारी है। देखिए बजट खत्म हो गया, इसलिए बजट पिक्स की बात नहीं, अब आएगा फिर से आपका पावर प्ले। और पावर प्ले में दो स्टॉक जो आज हमने रखे हैं वो है मॉइल मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड। और इसके रिजल्ट्स आए हैं, 16-17% करीब मुनाफा बढ़ा है, रेवेन्यू भी 11% बढ़ा है, मार्जिन में इम्प्रूवमेंट है करीब 5% का। ये अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो मॉइल में खरीदारी का लक्ष्य होगा 175 रुपये। और गॉडफ्रे फिलिप्स, सिगरेट पीना लोग बंद नहीं कर रहे हैं, 26-27% मुनाफा बढ़ा, 14% रेवेन्यू में उछाल, और सबसे इंटरेस्टिंग मार्जिन भी बढ़ गया है और एबिटा में 26-27% की। मतलब गॉडफ्रे फिलिप्स ने बढ़िया नतीजे पेश किए हैं। तो यहाँ पे भी तेज़ी बन सकती है। हालांकि ध्यान रखिएगा शुक्रवार को इसमें थोड़ी तेज़ी बनी है तो लोगों को अंदाज़ा रहा होगा, लेकिन फिर भी 970 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल। और नजर रखिएगा ज्वेलरी शेयरों पर। अभी नीरज ने आपको बताया कि टाइटन, इसके नतीजे बहुत ही शानदार आए। बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार को ये नतीजे आए। तो न सिर्फ टाइटन, आज थंगामाइल ज्वेलरी जैसे स्टॉक्स और टीबीजी, इनमें भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो बड़े स्टॉक्स जब बढ़िया प्रदर्शन दिखाते हैं तो फिर छोटों में भी एक कैचअप रैली आती है। और वैसे भी देखिए काफ़ी पिटे हुए वैल्यूएशंस पर ये दोनों ही स्टॉक्स कारोबार कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर रैली नहीं बनी है, तो यहाँ पर स्कोप है ऊपर जाने का। और पावर प्लेस का दर्जा इसीलिए हमने ज्वेलरी की इन दो मिड कैप कंपनियों को दिया है। पूरी टीम लाते हैं आपके सामने, बल्लेबाजों से भरी हुई है। रियल एस्टेट, सूडो रियल्टी और दो ज्वेलरी के स्टॉक्स, इनके ऊपर मैंने भरोसा किया है। लेकिन कैप्टन चॉइस के तौर पर आप कौन सा शेयर लेंगे? देखिए मैं तो ज्वेलरी के साथ जाऊंगा। थंगामाइल जो मैंने पहले कई बार कल के खिलाड़ी में दिया और बहुत बढ़िया रिटर्न दिए। साउथ की सबसे बड़ी कंपनी है और इसमें नज़र रखनी चाहिए, तेज़ी बन सकती है। 360 का लक्ष्य मुझे लगता है बहुत आसानी से इसमें खुलते ही अचीव होना चाहिए, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। मेरी टीम में बताइए क्या पसंद है? लाते हैं आपकी टीम सबसे पहले सामने। एडीएजी वाले स्टॉक्स तो सारे गैप डाउन होने वाले हैं। उसके बाद है बीएमएल। तो बीएमएल को ही आज कैप्टन चॉइस का दर्जा देते हैं। और याद करिए जिस दिन बीएल के नतीजे आए थे उस दिन भी हमने कहा था कि बीएमएल ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, और वैसा हुआ भी था। और नंबर सब इनके आज आ चुके हैं, तो फिर आज एक बढ़िया रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 815 के जो आप टारगेट दे रहे हैं ये खुलते ही हासिल आराम से हो जाएंगे। मेरी पूरी टीम पर नजर रखिए, बल्लेबाजों के ऊपर ही भरोसा किया है। लगता है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन रेट सेंसिटिव स्टॉक्स दिखाएंगे। ऑटो में आपने देखा शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। हम आपसे कहते हैं हीरो मोटो को आप खरीद लीजिए, तो अब ऑटो को छोड़ दीजिए, फोकस करिए रियल एस्टेट सेक्टर पर। यह सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखाने का दमखम रखता है। होप्स यही है कि इस हफ्ते बृहस्पतिवार को आरबीआई रेट कट करेगा, और रेट कट के होप में एक बढ़िया रैली देखने को मिलने वाली है। इसलिए डीबी रियल्टी, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, इमामी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स को टीम में जगह मिली है। मैराथन नेक्स्ट जेन को भी टीम में जगह दी है। आदित्य बिरला कैपिटल इस हफ्ते नतीजों से पहले बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। प्रोजोन के ऊपर भी रखिएगा नजर। फ्री हिट का दर्जा और पिंच हिटर का दर्जा सूडो रियल्टी कंपनियों को दिया है। सिनेलाइन बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। ग्रॉरन व्हील भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। टाइटन के बढ़िया नंबर्स का असर इस पूरे सेक्टर पर देखा जाएगा, और इसलिए पावर प्ले के तौर पर दो ज्वेलरी कंपनियों को टीम में जगह दी है, थंगामाइल ज्वेलरी और टीबीसी। टीम में डालिए। यहाँ पे शुरुआत में 4 स्टॉक्स आपको बिकवाली वाले एडीजी के दिखेंगे, क्योंकि वो रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोन उतारने में वो असफल हो चुके हैं। तो आरकॉम, रिलायंस इंफ्रा, कैपिटल, पावर, इन सब पे भी असर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट कॉल दी गई है। लेकिन बीएमएल और इसके अलावा आप दूसरे जो स्टॉक देखेंगे, टाइटन, डिवीज लैब, सिंडिकेट, बहुत ही बेहतरीन नतीजे इन सारी कंपनियों ने पेश किए, इसलिए खरीदारी की सलाह होगी। एमओआईएल पर नज़र रखिए, न सिर्फ नतीजे, मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और पावर प्ले के तौर पर अगला लास्ट स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स। ये नतीजे न सिर्फ बेहतर हैं, बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट वाईओआई भी आपको इस पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। तो इन स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह होगी। तो मुनाफे की तैयारी के लिए वीरेंद्र और हेमंत पूरी तरीके से तैयार हैं। और वीरेंद्र के पास चलते हैं सीधे। वीरेंद्र बताइए, बजट हो गया और अगला इवेंट अब क्रेडिट पॉलिसी है, तो इन दोनों के बीच में क्या करना चाहिए? लॉन्ग साइड में लेके बैठे हैं, अब तो उम्मीद बन रही है कि 4.5% तो कट ब्याज दर हो ही जाएगा, तो तेजी बननी चाहिए। देखिए आपकी मुंह में घी शक्कर 4.5% कट भी हो जाए तो वो भी अच्छा है। और रही बात शुक्रवार की, नीरज जी, एक जिसे कहते हैं ना राजनीति और अर्थशास्त्र, इसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमने शुक्रवार को देखा। और ट्रेडर्स ने भी, अगर आप देखें, परफेक्ट कॉम्बिनेशन की तरह से खेला। बिल्कुल गए ऊपर, मुनाफा बुक करके वापस आ गए। लेकिन आज का दिन बाजार एक बहुत सेंसिबल और एक बहुत तर्कसंगत स्टॉक सिलेक्शन दिखाएगा। आज आप देखा हीरो मोटर कॉर्प, बढ़िया शुक्रवार को सबसे स्ट्रॉन्ग मूव आया। छोड़ दीजिए बिक्री के आंकड़े क्या रहे बीते महीने के, शायद इस वक्त ये बाजार
फोकस करना चाहेगा रूरल इंडिया पर। बिल्कुल, तो आज भी वैसे ही बेहतरीन आइडियाज़ हम आपको बताने वाले हैं। मुनाफे की तैयारी में बहुत सारी कंपनियों के नतीजे ओवर द वीकेंड आए हैं, आरकॉम को लेकर और DHFL को लेकर बहुत सारी खबरें हैं, तो एक्शन भरपूर है। बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। शानदार एक्सपर्ट्स आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन आपको दिखेंगे आपके फेवरेट चैनल पर। जी हाँ, सिंगापुर से हिलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा से समझेंगे कि FIIs को कैसा लग रहा है ये बजट। इतना ही नहीं, देश की नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस के MD और इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट नीलकंठ मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। काफ़ी सारे नतीजे बाजार बंद होने के बाद और ओवर द वीकेंड आए हैं और इन सब का हाल जानेंगे sptulsian.com के SP तुलसियान से, और इंडिया इन्फोलाइन के संजीव भसीन भी हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार खुलने के साथ साथ। जी हाँ, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमारे साथ टेक्निकल पहलुओं पर बात करेंगे ashwinigujral.com के टेक्निकल एनालिस्ट अश्विनी गुजराल, प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा, powermywealth.com के संदीप वागले, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरंग शाह, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के चंदन तापड़िया और LKP सिक्योरिटीज के गौरव विस्सा हमारे साथ टेक्निकल, फंडामेंटल और साथ ही साथ डेरिवेटिव पहलुओं पर बात करेंगे। तो आज एक बड़ा पैनल मुनाफे की तैयारी और साथ ही साथ पहला सौदा में आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा बैकफुट पे, थोड़ा सा लाल निशानों के बीच घिरा हुआ नजर आ रहा है SGX निफ्टी। ऐसा क्यों, समझते हैं। वॉल स्ट्रीट से संकेत क्या है, हेमंत बताइए। अमेरिका से तो बढ़िया संकेत है। देखिए, भारतीय बाजार जब बंद हो रहे थे तो शुक्रवार को हमने माना था कि 50 पॉइंट की तेजी तो अमेरिका के डाउ में कम से कम देखने को मिलेगी, तो इतना हम पचा कर गए थे और उससे थोड़ी सी ज़्यादा तेजी देखने को मिली है। दरअसल वहाँ पर जॉब रिपोर्ट जो आई वो बहुत ही गजब की आई और उसी ने दरअसल वहाँ के बाज़ारों को बल दिया। लेकिन एशियाई बाजार देखिए, आज ज़्यादातर तो हैं छुट्टी पर, ल्यूनर न्यू ईयर है वहाँ पर, और ऐसे में लंबे अरसे तक ये मार्केट्स दरअसल बंद रहते हैं। तो चाइना बंद है, साउथ कोरिया बंद है, हांगकांग भी जो इस समय कारोबार कर रहा है ये आधे दिन ही करेगा। तो एशियाई बाजार से कुछ खास संकेत आपको पढ़ने को आज मिलेंगे नहीं, लेकिन जो अब तक खुले हुए हैं बाजार जहां पर कामकाज कर रहे हैं वो दरअसल पॉजिटिव नोट पर ही कर रहे हैं। भारत के लिए चिंता की बात, ब्रेंट क्रूड का $62 के पास निकलना, यही एक दिक्कत की बात नजर आ रही है, लेकिन इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए 63 के आसपास ब्रेंट क्रूड जा रहा है, ये थोड़ा इरिटेंट हो सकता है। लेकिन हमारा फोकस तो बजट के बाद इस हफ्ते रहने वाला है RBI की पॉलिसी पर, और केवल 3 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं। बृहस्पतिवार को आने वाली है ये पॉलिसी जिसमें रेट कट के होप्स जगने वाले हैं, तो इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज शो में। लेकिन ये बताइए, शुक्रवार को जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली 10,980 के आसपास जाने के बाद निफ्टी ऊपर से नीचे आया करीब 90 अंक, और सेंसेक्स में डेज हाई से 300 पॉइंट हमने गवा दिए। डेटा कैसा बना? देखिए, जो टारगेट था 730 के ऊपर, वो बजट के दिन मार्केट ने अचीव कर लिया। सही है, ठीक है ना। और ये भी याद रखिए हेमंत, क्योंकि आपने कहा जैसे कि ज़्यादातर एशियन मार्केट्स बंद है, हैंग सेंग कह रहा है मैडम मैं हाफ डे में घर चला जाऊंगा। सही है तो ऐसे में आपको थोड़ा सा संभल के खेलना है। और यकीन मानिए, जो बजट था, बजट पे जो रियल एस्टेट पर, ऑटो पर और साथ ही साथ FMCG पे रिएक्शन आया, मेरे को ऐसा लग रहा है कि RBI की पॉलिसी से पहले अगर मैं थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक हो जाऊँ ना, तो मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग मिलेगा, ना कि इंडेक्स पे, क्योंकि इंडेक्स इंतजार करेगा हेमंत इस बड़े इवेंट का। जरा एक बार आप पहले निफ्टी और निफ्टी बैंक के चार्ट लेके आइए। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुआ क्या। याद रखिए 730 के ऊपर जो ब्रेकआउट आया था गुरुवार को 12 बजे के आसपास, उसका एक टेक्निकल प्रोजेक्शन टारगेट था करीब 980 का और 960 का, वो हमने बजट के दिन पूरा कर लिया। याद रखिए हमने CNBC आवाज पर सुबह भी कहा था कि 960 से ऊपर का टारगेट लेके मत चलिएगा, वो अचीव हुआ, मार्केट नीचे आया। निफ्टी बैंक ने क्या किया, याद रखिए शुक्रवार के रोज एक रिवर्सल दिया हायर लेवल से। क्यों? क्योंकि अब ये बजट के बाद एक और इवेंट को देखना चाहता है और वो है पॉलिसी, क्या होगा वहां पर। तो थोड़ा सा सोच के, संभल के और एक बार थोड़ा सा इंतजार करके ट्रेड करना है। आइए सेटअप क्या है एग्जैक्टली अगर आप देखें, वॉल स्ट्रीट से संकेत जैसे कि हेमंत ने समझाया और साथ ही साथ एक क्रूड का पहलू उन्होंने समझाया, उसके तहत न्यूट्रल रखते हैं क्योंकि हमारे लिए क्रूड ऊपर है और वॉल स्ट्रीट से संकेत अच्छे हैं, तो इसको न्यूट्रल ट्रेजेक्टरी में रखा। FIIs बेहद शानदार क्योंकि पिछले 2 दिन में इन्होंने बाजार पे दाव लगाया है, कैश मार्केट में अच्छी बाइंग करी है, डेरिवेटिव्स में अच्छी बाइंग है, और DIs बेड क्योंकि उनकी तरफ से कैश नहीं आ रहा है ना, नॉट एट ऑल। और टेक्निकल F&O सेटअप शानदार है। आइए जरा FIIs के आप लोग समझते हैं। 1315 करोड़ रुपए की कैश में बाइंग, अच्छी बात है। 5 करोड़ की DIs की सेलिंग, नदारत है वो इस बाजार से, और FIIs की कुल मिला के 2526 करोड़ रुपए की कैश या डेरिवेटिव्स की बाइंग, अच्छा संकेत। इंडेक्स फ्यूचर्स FIIs ने लगभग 1711 करोड़ रुपए का खरीदा, लगभग 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग निफ्टी पर, याद रखिए, अच्छा संकेत, बड़े अच्छी बात है यार आप देखें। और इंडेक्स ऑप्शंस में कॉल लॉन्ग 17,000,
पुट लॉन्ग लगभग 10,000 और कॉल शॉर्ट लगभग 13,000 और स्टॉक फ्यूचर्स में 856 करोड़ रुपए की बाइंग। मैं जरा हेमंत जो मैं बात कर रहा था ना, 856 करोड़ रुपए की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग और लॉन्ग 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी आपका वेडनेसडे से पहले अप्रोच होना चाहिए, स्टॉक्स को चेस कीजिए, अच्छे स्टॉक्स को पिक करिए क्योंकि एफआईज भी वो कर रहे हैं। 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग होना कोई छोटी बात नहीं है। अब आइए निफ्टी पे अप्रोच क्या रखनी चाहिए, जरा ऑप्शंस के आंकड़े लेके आइए। एग्जैक्टली देखिए, अच्छी बात है कि अगर आप देखिए कॉल्स में 10,900 की कॉल में बाइंग, 11,000 की कॉल में बाइंग, 11,100 की कॉल में बाइंग। और अच्छी बात यह भी है कि पुट्स पे अच्छी खासी राइटिंग थी। जरा पुट्स के स्ट्राइक लेके आइए। एग्जैक्टली अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर 10,800 की पुट में सबसे ज्यादा ओआई बढ़ा, करीब 8 लाख का। अब मेरी थीम क्या होनी चाहिए, याद रखिए जैसे कि मैंने कहा कि 10,730 के बाद जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट था वो था 960, लेकिन 730 से लेकर 980 के बीच में भी एक रेंज और है और वो है 840 से लेकर 960, 840 से लेकर 980। और एसजीएक्स निफ्टी जब थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिखा रहा है तो मैं रहूंगा तो लॉन्ग ही, लेकिन थोड़े से डिप का इंतजार करूंगा। एक तर्क संगत स्टॉप लॉस क्या होगा, चार्ट्स पे लिख आइए एक बार। 790, 800, 810 एक तर्क संगत स्टॉप लॉस होगा। इसके जितना नजदीक, जितना पेशेंस के साथ खरीदेंगे ऊपर की तरफ उतना ही अच्छा स्विंग मिल पाएगा। याद रखिए 950 से 960 से ज्यादा की उम्मीद अभी मत करिए। अब हेमंत मैं आपसे एक बात पूछता हूं, पॉलिसी से क्या एक्सपेक्टेशन है, फिर उसके बाद निफ्टी बैंक बताऊंगा। ठीक है, पॉलिसी से एक्सपेक्टेशन बजट से पहले तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे 50 बेसिस पॉइंट की है। बजट को सुनकर अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 50 नहीं 25 हो सकता है, और कुछ कह रहे हैं कि कैलिब्रेटेड टाइटनिंग से अपना जो स्टांस है वो न्यूट्रल पर कर सकते हैं। देखिए, अब से लेकर इलेक्शन तक 2 पॉलिसीज होने वाली हैं। इन दोनों में लड्डू मिलेंगे या एक में माहौल बनेगा, यानी कैलिब्रेटेड से न्यूट्रल में आएगा और दूसरे में लड्डू मिलेगा, ये सवाल है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अब रेट कट होना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि रेट कट नहीं होना है। अब बस बात यही है कि इस बार होना है या आगे होना है। लगता यही है कि इस बार हो सकता है। और अगर देखिए कैलिब्रेटेड टाइटनिंग से न्यूट्रल ये स्टांस भी अगर वो रखते हैं तो बाजार कम से कम मानेगा 25 बेसिस पॉइंट का तो कट हो गया और उसको फैक्टर इन कर लेगा। तो इसीलिए ये हफ्ता सबसे इंपॉर्टेंट है। और 7 फरवरी को दरअसल आरबीआई की पॉलिसी है और इसमें देखिए जो पहले माहौल था, लोग कह रहे थे कि थोड़ा समय लगेगा पीसीए से बैंक बाहर आने में, लेकिन देखिए तीनों आ गए। तो आरबीआई में जब से शक्तिकांता दास साहब आए हैं तो वो पॉजिटिवली सरप्राइज आपको कर सकते हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं आश्चर्य मत करिएगा 50 बेसिस पॉइंट भी हो जाए। तो पॉजिटिव ध्यान रखना चाहिए इस पॉलिसी के अंदर जाते जाते। और आपको बताते हैं बजट के दिन जो दमदार एक्सपर्ट्स सीएनबीसी आवाज पर जुड़े थे, जिनको सबने सुना, देखिए उन्होंने भी दरअसल एक सुर में कहा है कि रेट कट होगा। पहले उनको सुनते हैं, उसके बाद आप बताइएगा बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। आरबीआई 50 बिप्स का रेट कट डिलीवर करे। फेडरल रिजर्व ने तोहफा दिया है, फेडरल रिजर्व पूरी दुनिया को बोला है कि हम तो रेट बढ़ाएंगे नहीं। अगर आपके देश में इन्फ्लेशन कम है जो इंडिया में है तो आप जाके रेट कट करिए। तो आई थिंक बैकग्राउंड बहुत पॉजिटिव है। करेंसी स्टेबल है, तेल $60 पे है। Ahead of the elections और जिस तरह से प्राइसेस सॉफ्ट हो गए हैं, एक 50 बेसिस पॉइंट की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि इस समय उसी तरह का एक बड़ा पुश इज रिक्वायर्ड टू गिव अ स्टिमुलस टू द इकोनॉमी, टू द क्रेडिट ग्रोथ और जो ओवरऑल जो सिचुएशन है उसको देखते हुए। सो 50 बेसिस पॉइंट एक वेरी मच पॉसिबिलिटी लग रहा है। तो देखिए 25 से 50 बेसिस पॉइंट की बात ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने दरअसल बजट के दिन यानी शुक्रवार को करी है। वीरू, हाँ बताइए आप बैंक निफ्टी के टारगेट। देखिए जरा निफ्टी बैंक की पुट्स लेके आइए एग्जैक्टली अगर आप देखें, और याद रखिए एक हायर लेवल्स पे बैंक निफ्टी ने रिवर्सल दिखाया है शुक्रवार को और इसे हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बैंक निफ्टी ने कहा बॉस मैंने बजट सुन लिया, लेकिन मेरे लिए आज से 4 रोज बाद जो इवेंट है वो ज़्यादा बड़ा है। आपके स्क्रीन पर आप देखें सबसे मैसिव पुट राइटिंग, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, वो थी 26,900 के आसपास। यानी बैंक निफ्टी तब तक मजबूत है इस रिवर्सल के बाद जब तक ये 26,900 और 26,929 को होल्ड करता है। इसके ऊपर स्ट्रेंथ है याद रखिएगा, और इसके नीचे एक्सट्रीम वीकनेस है। यानी अगर आपको शुरुआती डिप्स और डिप्स के बाद एक बार फिर से ये लेवल रीगेन होता हुआ नजर आए 27,050, 27,040, 27,060 के आसपास मिले तो एक लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। लेकिन
मैं कहता हूं कि फोकस कीजिए निफ्टी पे। निफ्टी ज़्यादा क्लियर मैंडेट दे रहा है बजाय कि निफ्टी बैंक एक इवेंट में घिरा हुआ है, तो इसको अवॉइड कीजिए, निफ्टी को ट्रेड कीजिए और स्टॉक फ्यूचर्स को ट्रेड कीजिए। बिल्कुल, चलिए तो ये बात तो हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की, लेकिन बागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि आज के मार्केट को वो किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं। बागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग वीरेन। जो एक्सपेक्टेशन बजट के दिन था मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा था, और 1 घंटे पहले तक आप मुझे पूछते मतलब 2:30 बजे के आसपास, तो मैं ये कहता कि मुझे लगता है 300 पॉइंट निफ्टी और मुझे ऊपर दिखता है। लेकिन जो लास्ट 1 आवर में सेल ऑफ हुआ वो मेरे लिए प्रॉफिट बुकिंग था। मैं अभी भी मानता नहीं हूँ कि ये रिवर्सल था, यहाँ से हम 500 पॉइंट गिरेंगे, वीकनेस नहीं है। आपने कुछ लड्डू की बात की तो मेरे मन में तभी एक्चुअली लड्डू फूट रहे थे कि यार ये ब्रेकआउट आ जाए, जो नहीं हुआ। बट टिपिकली हर बजट में होता है, सही है, होता है, प्री बजट रैली होती है और फिर वो फिजल आउट होता है। बिल्कुल। और ऐसे कुछ ये बजट में ऐसा कुछ था नहीं, मतलब सब अच्छा वो मार्किंग सिस्टम हो रही थी, बट उसका कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए निफ्टी 10,800 10,980 ये रेंज में अभी भी है। 11,000 जब तक हम पार नहीं करते, उसको फेस करना पड़ेगा। वो आज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां से वन वे गिरेगा। जैसे मैंने पहले कहा, निफ्टी बैंक 26,900 27,400। और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना जो वीरू ने कहा वो एब्सोल्युटली सही है। और निफ्टी बैंक निफ्टी से एक नहीं 2 शेड स्ट्रॉन्गर अभी लग रही है, और इवेंट है तो होना है, बट सूनर देन लेटर बैंक निफ्टी कैचअप कर लेगी अगर आपका जो इंटरेस्ट रेट हो गया तो। स्टॉक स्पेसिफिक आज मेरे पास फार्मा में है दो, एक बाय है एक सेल है। डॉक्टर रेड्डीज में एक ब्रेकआउट है, इसको बाय करके चले। 2754 का स्टॉप लॉस होगा, 2901 का टारगेट होगा 1 से 2 दिन के व्यू से। और अजंता फार्मा में एक ब्रेकडाउन आया है, तो ये आपका काइंड ऑफ हेज भी हो जाएगा, पेयर ट्रेड भी हो सकता है। इसको बेचे 996 के स्टॉप लॉस से, मेरा टारगेट होगा 945। ऑलराइट, तो इस पर रखिए नजर। लेकिन बजट देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था पिछले हफ्ते का, लेकिन इस इवेंट के बाद ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, उनको कैसा लगा ये बजट, FIIs क्या कह रहे हैं, रेटिंग एजेंसीज क्या कह रही हैं, इस पर बात करते हैं। हर्षदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षदा बताइए बजट के बाद रिएक्शंस कैसे? CLSA की रिपोर्ट के साथ शुरुआत करेंगे हेमंत। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक अच्छा बैलेंस यहाँ पर सरकार ने मेंटेन करने की कोशिश की है, जहां पर पॉलिटिकल प्रायोरिटीज भी सामने रखी है और इकोनॉमिक कंपल्शंस को भी जहन में रखा है। ये एक प्री इलेक्शन बजट है, इसीलिए बॉटम ऑफ द पिरामिड सबसे निचले तबके लोगों के को ध्यान में रखकर ये तमाम अनाउंसमेंट्स आए हैं। इससे उनको लग रहा है माफ कीजिएगा, रेवेन्यू एस्टिमेट्स थोड़े से नरम पड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ओवरऑल कंजम्पशन इंड्यूस करने वाला ये बजट है। तो कंज्यूमर स्टेपल्स पर फोकस रखिएगा। तो कंज्यूमर स्टेपल्स के ऊपर फोकस रखना होगा इस बजट में। और देखिए कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनियों ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाना शुरू कर भी दिया था। देखा आपने हीरो मोटोकॉर्प ने क्या रैली दिखाई। हमने 9:15 पर आपसे खुलते ही कहा था आप किसे खरीद लीजिए, और रखिए, एक काम करते सुना देते हैं आपको क्या कहा था ताकि आपको याद रहेगा। और मुझे याद है अच्छी तरीके से। ये मोटोकॉर्प का 1 साल का चार्ट दिखाने का मतलब नहीं, आप शुक्रवार का अगर दिखाएंगे तो पब्लिक को समझ में आएगा। देखिए अगर आप देखें क्या मोमेंटम दिया है इसने, अगर आप देखें और आखिरी तक अंतिम पड़ाव तक अगर आप देखें तो हीरो मोटोकॉर्प ऊपर ही रहा। एक बार दिखाते हैं एग्जैक्टली क्या कहा था। हीरो मोटोकॉर्प क्या स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है? जिस हिसाब से ये खुला और पहले गिर चुका है, क्या इसमें रिकवरी के लिए प्ले करना चाहिए पालिया साहब? 2660 का स्टॉप लॉस रख के बाय करना चाहिए, और ये स्टॉक मुझे लगता है 2720 2750 तक मूव एक्सटेंड कर सकता है। ये आपको आज पैसा बनाकर देने वाला है। 2750 तो सबसे पहले तो मोहर लगा लेते हैं, लेकिन मोहर लगाने का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट बुक कर लें। मोहर लगाने का मतलब ये है कि आप स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ऊपर के लिए ट्रेल करें, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो रूरल सेक्टर को सीधे केटर करता है। क्या खरीदेंगे सर फिर इस इवेंट से पहले? तो जैसे आई थिंक आप कुछ देर पहले बोल रहे थे, जो रूरल सेक्टर प्लेज हैं, ऑटो रिलेटेड रूरल सेक्टर प्लेज हैं, उनको फायदा रहेगा। ऑलरेडी आप उन स्टॉक्स में तेजी देख रहे हो। पैसा तो देखिए CNBC आवाज पर ही बनता है, और बजट के दिन जैसा कि हर बार हम आपको पैसा बनाने की पक्की एक स्ट्रैटेजी बताते हैं। कहा था आपसे हीरो मोटोकॉर्प खरीद लीजिए, प्रॉफिट बुक मत करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, अंत तक होल्ड करिएगा। और देखिए इस स्टॉक ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। बागले साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं?
हेमंत, मैं ये कहना चाहता था कि हीरो मोटोकॉर्प को मैं कुछ और जोड़ना चाहता था, क्योंकि मैं 2 दिन नहीं था, अनफॉर्चुनेटली बजट के दिन पे भी नहीं था, और लेकिन ट्यूसडे को मेरा इधर जब मैं था तो जुबिलेंट की बात हुई थी सर, और मेरे को बजट में मेरा फर्स्ट कॉल जुबिलेंट था। अच्छा। और जुबिलेंट ने भी ब्रेकआउट दिया है और सस्टेन किया है। बाकी सब स्टॉक्स गिरे, लेकिन जुबिलेंट ने सस्टेन किया है। तो क्या लोग बाइक पे बैठ के पिज्जा खाते हैं? अब सर ये तो आप बताओगे लेकिन कंजम्पशन जो है वो चलेगा, कंज्यूमर इज द किंग, और कंज्यूमर को खुश करने के लिए तो देखिए इस बार बजट में भी दरअसल मोदी जी ने बहुत सारे तोहफे दिए हैं, तो इसीलिए रूरल सेक्टर का प्ले ये और अर्बन सेक्टर का प्ले जुबिलिएंट, और इसीलिए आप देखिए कंजम्पशन में दोनों ही स्टॉक्स को हाथों हाथ सब ने लिया। और हम कहते थे देखिए ये बड़े ब्रोकरेज हाउसेस का पसंदीदा स्टॉक है जुबिलिएंट, ये भागेगा तो फिर सबको पीछे छोड़ देगा, वैसा ही देखने को मिला। लेकिन देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो ब्रोकरेज हाउसेस को पसंद आए हैं बजट देखने के बाद। हर्षदा बताइए कौन से स्टॉक्स पर नजर रखी है? सीएलएसए ने कहा आईटीसी के लिए एक पॉजिटिव बजट है। कंज्यूमर स्टेपल्स में ऑफ कोर्स एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर जैसी कंपनियों पर आप ध्यान देंगे, लेकिन मॉर्गन स्टैनली कह रहा है मारुति को ऐड करना चाहेंगे, डाबर को भी ऐड करेंगे अपनी फोकस लिस्ट में इस बजट को देखकर। ये इनफैक्ट जगह लेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स और आईटीसी का। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली इनफैक्ट प्रॉपर्टी को लेकर भी काफी ज्यादा बुलिश हो गया है। ये बजट FY20 के लिहाज से अच्छा खासा हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट देने वाला बजट है, और साथ ही साथ कंपनियों को भी फायदा मिलेगा। ओबरॉय पॉजिटिव है, 603 का टारगेट, प्रेस्टीज पर एक तेजी की राय, 320 का टारगेट, और शोभा के लिए भी पॉजिटिव है बजट, तो 605 का टारगेट। ये इनफैक्ट तीनों कंपनियों पर ओवरवेट की रेटिंग है और सबसे बेहतरीन ट्रेड्स यही रहेंगे प्रॉपर्टी के लिहाज से, ये मॉर्गन स्टैनली कहता है। डॉयचे बैंक भी कह रहा है कि वो लार्जली कंज्यूमर स्टेपल्स के साथ जाएंगे, तो एचयूएल, आईटीसी, ये तमाम स्टॉक्स रेडार पर रहने चाहिए। यूबीएस कह रहा है रूरल कंजम्पशन को ये बूस्ट करने वाला बजट है, ऐसी स्थिति में 2 व्हीलर्स पर आप ध्यान दीजिए, और खासकर वो कंपनियां जो सस्ती 2 व्हीलर्स बना रही है, तो इसमें हीरो मोटोकॉर्प जिसका लगातार जिक्र हुआ है उस पर नजर रखिएगा। टीवीएस मोटर को भी एंट्री लेवल सेगमेंट में जो कंपनियां सबसे ज्यादा अग्रसर है उस पर आप ध्यान देंगे। ये इस समय एमएचसीवी सेगमेंट पर थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे, और ट्रैक्टर्स के लिए भी इतना अच्छा बजट नहीं है, क्योंकि जिस तबके को पैसे मिल रहे हैं 6000 सालाना, वो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन एलसीवीज पर आप ध्यान दीजिएगा, वहां पर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। आप लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि अब यहां से आगे क्या, अगला ट्रिगर ऑफ कोर्स 7 तारीख की क्रेडिट पॉलिसी है। ज्यादातर एनएफआई ब्रोकरेजेस ने यह भी कहा है कि देखिए फिस्कल प्रूडेंस नहीं देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर बजट में, पॉपुलिस्ट बजट जरूर है। आरबीआई पर प्रेशर रहेगा अपने स्टांस को बदलने का, न्यूट्रल स्टांस लेकर आएगी, और बहुत ही मिक्स्ड बैग है कि इस बारी वो रेट कट होगा या नहीं। अगली पॉलिसी में कॉन्फिडेंट है कि रेट कट होगा, इस बारी में शायद सिर्फ स्टांस न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर आप देखें स्टांस भी अगर परिवर्तन हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, तो भी बाजार भी खुश होगा। चलिए हर्षदा आपके पास एक बार फिर से आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जैक्टली आज कौन कौन से स्टॉक्स खबरों में है इसको समझ लेते हैं। नीरज हमारे साथ हैं, नीरज बताइए। देखिए पहला स्टॉक तो आपको DHFL पर नजर रखनी चाहिए, और DHFL में 2 खबरें हैं, एक अच्छी खबर है, एक खराब खबर है। अच्छी खबर ये है कि DHFL के जो प्रमोटर है, उनकी जो वाधवान ग्लोबल कैपिटल है, वो उनकी DHFL की एक सब्सिडरी आधार हाउसिंग फाइनेंस, उसमें अपनी हिस्सेदारी बेच रही है ब्लैक स्टोन को, और उससे पैसे जुटाएंगे, और उनका कहना है कि ये पैसे वो DHFL की लिक्विडिटी के लिए यूज़ करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है। DHFL का भी डायरेक्ट स्टेक आधार में 9% है, DHFL भी उसको बेचेगा और वो पैसा भी इसमें आएगा, और साथ ही ब्लैक स्टोन ये कह रहा है कि वो 800 करोड़ रुपए आधार में लगाएगा। तो एक तो ये अच्छी खबर DHFL की। बुरी खबर ये है कि केयर रेटिंग ने इनके जो करीब 1,12,000 करोड़ के लोन पोर्टफोलियो उसकी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, तो ये एक बुरी खबर है। और इस तरीके से पैनिक में आके कल तक आप कह रहे थे कि बैलेंस शीट ठीक है, अब बेच के पैसा उसमें लगा रहे हैं, तो ये एक बुरी खबर है। आरकॉम के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। कंपनी के बोर्ड ने माना है कि वो कर्ज चुकाने में नाकाम है, और अब उन्होंने 42,000 करोड़ का जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट करने की बात कही है। और वो तमाम जो प्रयास कर रहे थे कि अपना रियल एस्टेट डेवलप करेंगे, बेचेंगे, स्पेक्ट्रम बेचेंगे, वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे अप्रूवल्स, लेंडर्स के अप्रूवल्स, ये सब मिल नहीं पा रहे हैं। तो फाइनली ADG के दूसरे स्टॉक्स पे भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। हीरो मोटो की बिक्री जनवरी में 9% घटी है, लेकिन बजट में रूरल फोकस की वजह से स्टॉक में तेज़ी बनती दिखी थी। टाटा मोटर्स के एक बार फिर से नंबर कमज़ोर आए हैं, 8% कुल बिक्री इनकी गिरी है। कमर्शियल व्हीकल की डोमेस्टिक सेल्स में 6% की गिरावट है। मीडियम एंड हैवी कमर्शियल ट्रक में 9% की गिरावट है,
और पैसेंजर व्हीकल सेल्स में 11% की गिरावट होती है। एक बार फिर से कमज़ोर नंबर है। टेक महिंद्रा पे भी नज़र रखिएगा। इन्होंने एक कंपनी खरीदी है डायना कॉमर्स होल्डिंग, ये टेलीकॉम सेगमेंट में काम करती है। एक्विजिशन बहुत छोटा है, 125 करोड़ के आसपास का, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ये सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और साथ ही अभी एक ताज़ा खबर आई वेदांता की तरफ से, जिन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि उन्होंने एंग्लो अमेरिकन में क्यों स्टेक लिया है। तो उनका मानना है कि कैश रिजर्व पड़ा हुआ था केन इंडिया के पास, वो उसको उन्होंने यूटिलाइज़ किया और डाउन साइड काफ़ी प्रोटेक्टेड है, क्योंकि जो कंपनी है उसके पास जो रिसोर्सेज है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू है जो आगे जाते हुए फ़ायदा करेगी। इवन डीबीएस तक का भी नाम ले रहे हैं। तो वेदांता पे भी आज नज़र रखिएगा कि वो 17% गिरने के बाद आज रिकवर करता है या नहीं। एक बात है, तो वेदांता देखिए 17% गिरा। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ में गिरावट देखने को मिली। हिंदुस्तान जिंक गिरा, तो ये था शुक्रवार का एक्सीडेंट। और दिक्कत पता है वीरू बाजार में क्या है, हर हफ्ते एक नया एक्सीडेंट बाजार को झेलना पड़ता है। सीजन्स टेक्सटाइल का शेयर कोई ये देखिए, ये है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज भी दिखाएंगे। हर हफ्ते एक नया एक्सीडेंट आ जाता है। देखिए बाजार को सामना करना पड़ता है। आप याद करिए सन फार्मा से शुरुआत हुई, विसल ब्लोअर ने जब कंप्लेंट दी। सही बात है। अच्छा, इंडेक्स वाला स्टॉक 10-10, 15-15%। जी में देखिए आप क्या हुआ। आज आरकॉम को हमें झेलना पड़ेगा। डीएचएफएल तो लगातार परेशानी का सबब बना हुआ है। और अब वेदांता, ये एक नई कड़ी। तो इंडेक्स में तकलीफ है। अगर ये स्टॉक्स में इतनी तकलीफ नहीं आती ना, तो हम 11,000 के दरअसल ऊपर ही होते। अब क्या करना चाहिए एक्सचेंजेस को कि इंडेक्स में ये शेयर को निकाल देना चाहिए, अच्छे वाले शेयर डाल देने चाहिए। तो ये होगा, आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम इसका जिक्र अभी कर रहे हैं। और थोड़ी देर में ध्यान रखिएगा, समीर अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे सिंगापुर से सीधे। हिलियस कैपिटल के फाउंडर एंड फंड मैनेजर हैं और उनसे हम इस बड़े इशू को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद बाजार खुलने के बाद नीलकंठ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और ये जाने जाते हैं अपनी रिपोर्ट्स के लिए, और बेहतरीन क्रेडिबल रिपोर्ट्स इन्होंने कई पेश करी हैं। तो ये दो दिग्गज थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन नतीजों के ऊपर पहले फोकस कर लेते हैं। टाइटन, याद करिए जब हर्षदा इंटरव्यू करके आई थी 850 रुपये का भाव था और हम आपसे कहते खरीद लीजिए, 4 डिजिट में जाएगा। शुक्रवार को इस शेयर में 4 डिजिट के लेवल्स देखने को मिले भी। टाइटन नतीजे कैसे रहे आशीष, बताइए। स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे जो ओवर द वीकेंड नंबर्स आए। आय में एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे 25-27% का उछाल आएगा, दरअसल 34% का उछाल देखने को मिला। एबिटा बैंग इन लाइन, 590 करोड़ रुपए की उम्मीद थी, 585 करोड़ रुपए का एबिटा आया। और ये बावजूद इसके कि इस कंपनी ने आईएलएफएस का जो एक्सपोजर है इसका, उस पर अतिरिक्त 70 करोड़ रुपीस की और प्रोविजनिंग, एडिशनल प्रोविजनिंग करी। उसे एडजस्ट कर दूं तो एबिटा दरअसल बाजार उम्मीद से बेहतर आपको नजर आएगा। और इसको ड्राइव कर रहा है जो सबसे कोर है, ज्वेलरी सेगमेंट। रेवेन्यूज में 37%, एबिट में 70% का ज्वेलरी धंधे में उछाल देखने को मिला है। और इसीलिए इस कंपनी का साल दर साल मुनाफा 35% बढ़ता हुआ नजर आया। तो बाकी हैंडसम स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस कंपनी के। स्ट्रॉन्ग नंबर्स। और इन स्ट्रॉन्ग नंबर्स पे हर्षदा रिएक्शन कैसा है हाउस का? 1100 की बात हो रही है, 1186 की बात हो रही है। तो सभी ब्रोकरेजेस ने एकदम दिल खोल के अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं। सबसे अग्रेसिव ऑफ कोर्स मक्वारी का ही टारगेट है जो 1186 पर आ रहा है। आउट परफॉर्मर की रेटिंग ये दे रहे हैं। साथ ही साथ सीएलएसए कह रहा है 1100 का नया टारगेट रहना चाहिए। 1035 था, याद रखिएगा इनका प्रीवियस टारगेट। जेफरीज कह रहा है होल्ड करेंगे, लेकिन 920 से टारगेट बढ़ाकर अब 1100 पर लेकर आए हैं। तो यहाँ पर भी ये काफी बुलिश हो रही है कंपनी। और ऑफ कोर्स क्रेडिट स्विस ने भी 935 वाला टारगेट बढ़ाया है, 1175 किया है। सभी कह रहे हैं कि यहाँ पर अर्निंग एस्टिमेट्स भी वो 3 से 10% बढ़ा रहे हैं। ज्वेलरी बिजनेस में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और अच्छा खासा टेलविंड देखने को मिलेगा वेडिंग सीजन के चलते। तो वो भी एक बेनिफिशियरी रहेगा। लगातार कंपनी के ज्वेलरी बिजनेस ने आउट परफॉर्म किया है। अब तो सोने पे सुहागा है क्योंकि सोने की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं, तो वो भी आगे अर्निंग्स में फायदा ही कमा कर देंगे। ओके, एग्जैक्टली। आप देखिए टाइटन्स पे 1100-1186 का टारगेट निकल के आया है। वागले साहब, टाइटन को अब मैं शायद डे ट्रेड प्रोस्पेक्टिव से ना देखना चाहूँ। जिस प्रकार का चार्ट का बिहेवियर है, आपका मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से आउटलुक क्या है इस पर? वीरू, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस क्योंकि आप वो टी फैक्टर जो कह रहे थे, अरे वो उससे पहले अगर आप देखें हर्षदा जो इंटरव्यू करके आई थी ना, माहौल तभी गर्म हो गया था। हाँ, जो भी है तो सबको मतलब तो वो पहला वाला टारगेट आ गया। एक पड़ाव आने के बाद मैं ये मानता हूँ कि एक स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है, बट कंसोलिडेट करने का मतलब यह है कि वो 30, 40, 50 रुपए भी गिरता है और वो साइडवेज रेंज में चले जाता है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब 1 से 1.5 साल की अगर बात करेंगे, मुझे 1200 के आसपास दिखता है। 1200 का लेवल और इन सारे ब्रोकरेज हाउसेस सबसे ऊपर लेवल। बागले साहब नहीं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। चलो मैं 5-10 रुपए नीचे कर नहीं, आप 1200 ही रखिए।
क्योंकि देखिए ब्रोकरेज हाउसेज बहुत बाद में जागते हैं, अब सबके 4 डिजिट के आने लगे हैं और हम कब से कह रहे हैं कि दरअसल ये स्टॉक जो है ये 4 डिजिट रहने का पूरा दमखम रखता है। टाटा ग्रुप की कंपनी है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इकलौती ऐसी ज्वेलरी कंपनी है जहाँ पर कोई इश्यूज नहीं है। ध्यान रखिए, ज्वेलरी कंपनियां सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद तो आती हैं, लेकिन विवादों में घिरे भी होते हैं। बहुत सारे प्रमोटर्स तो चले ही गए भारत छोड़ के, तो दिक्कत देखिए रहती है ज्वेलरी कंपनियों में, लेकिन ये वो कंपनी है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगी। और कौन से स्टॉक्स हैं आशीष जो नतीजे आए, जो आपके रडार पर आए, जहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, बताइए। ढेरों नंबर्स आए, तो मैंने क्या काम करा है, बाकी तो टिकर टीम हमारी नीचे नंबर्स चला रही है। मैं एक तो टाइटन की बात कर ली हमने, और बाकी जितने वायदा के स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आए वो हाईलाइट कर देता हूं। डिवीज लेबोरेटरीज और बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स, आय में 29% का, इबिटा में 60% का उछाल, मार्जिन 31 से बढ़कर 39% पे 700-750 बेसिस पॉइंट्स का उछाल है, और जो पीक मार्जिन लेवल से 40% उसी के करीब 39% पे खड़े हुए हैं। मुनाफा 67% बढ़ा है, वाकई स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। बर्जर पेंट, ये शुक्रवार को बाजार बंद होने के जस्ट बाद नंबर्स आ गए थे और बड़ी स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ है 21% की, पर दिक्कत है कि जो कच्चे माल की लागत, रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बढ़ रही है, उससे मार्जिन्स और पैट पे दबाव देखने को मिला है। तो जहां आय 21% बढ़ी, इबिटा में महज 6% का उछाल और मार्जिन्स 200 बेसिस पॉइंट्स कमजोर हो गए। जेएसपीएल उम्मीद पे खरा उतरा है, ऑलमोस्ट इन लाइन नंबर्स हैं, हल्के बेहतर कह लीजिए आप। बिक्री 37% उछली है और पूरी तरह से डोमेस्टिक स्टील बिजनेस है वो मोमेंटम ड्राइव कर रहा है, लेकिन पावर बिजनेस अभी भी ड्रैग बना हुआ है, ओमान के कारोबार से दिक्कतें आ रही हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29% बढ़ा, मार्जिन 1.25% घट गए, लॉसेस जरूर रिड्यूस हुए, 277 करोड़ के सामने 87 करोड़ के लॉस हो गए। गॉडफ्रे फिलिप्स अच्छे नंबर्स, और कोर बिजनेस जो सिगरेट का है वो शाइन कर रहा है। आय में 13% का उछाल, इबिटा 27% बढ़ा, मार्जिन 180 बेसिस पॉइंट का सुधार दिखाते हुए, और वो इसीलिए क्योंकि सिगरेट कारोबार की मार्जिन 550 बेसिस पॉइंट्स उतरे हैं। तो फिर क्यों कोर मार्जिन इतने कम हुए? क्योंकि इस कंपनी का जो रिटेल बिजनेस है वो अभी भी इन्वेस्टमेंट मोड में, और उसके चलते मार्जिन पे दबाव है। बीएमएल उम्मीद से बेहतर, 1-2 एनालिस्ट रिपोर्ट जो आई थी, ब्रोकरेज रिपोर्ट, उससे तो कहीं बेहतर परफॉर्मेंस है। आय 26% बढ़ी, ब्रोकरेजेस 18% मान रहे थे, मार्जिन 150 बेसिस पॉइंट सुधरे, और मुनाफा 17 से बढ़कर 20 करोड़ के आने की उम्मीद थी, 17 से बढ़कर 44 करोड़ पे आया, तो नंबर्स अच्छे हैं। और लास्ट में सिंडिकेट बैंक, एनआईआई फ्लैट है, नेट प्रॉफिट 108 करोड़ रुपए का है, कंपैरिजन में 870 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था पिछले साल इसी क्वार्टर में। तो 5 क्वार्टर्स के बाद एक बैंक प्रॉफिट दिखा पा रहा है, पर उसकी वजह है कि अन्य आय का कंपोनेंट, उसकी वजह है लोअर प्रोविजनिंग, इस बात का ध्यान रखें। पर हां, एसेट क्वालिटी में भी माइनर इंप्रूवमेंट है। ग्रॉस एनपीए हालांकि अभी भी एलिवेटेड 12.5% पे, लेकिन तिमाही दर तिमाही कुछ माइनर रिडक्शन जरूर। गॉडफ्रे फिलिप्स के अच्छे नतीजे, और अच्छे नतीजे दिखाते हैं कि जम के लगा कश, लेकिन याद रखिए कश लगाना दिल के लिए अच्छा नहीं होता। और एक और चीज़, बर्जर पेंट्स के भी नतीजे अगर आप देखें, टॉप लाइन के फ्रंट पे अच्छे हैं, लेकिन बॉटम लाइन फ्रंट पे इतने अच्छे नहीं हैं, और इसका एक एडवांटेज और मिलेगा आज एशियन पेंट्स को, जो कि शुक्रवार का सबसे बेहतरीन प्राइस परफॉर्मर रहा। लेकिन एग्जैक्टली हर्षदा, और जो हाउस व्यूज हैं, आई मीन नतीजों के बाद, वो कौन कौन से हैं? इनफैक्ट नतीजों में फ्यूचर लाइफस्टाइल, क्योंकि ये कैश मार्केट की कंपनी है, शायद आशीष ने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन इस पर सीएलएसए काफी बुलिश हो गया है। 560 का नया टारगेट है, पहला टारगेट 470 के आसपास था, ब्लॉकबस्टर क्वार्टर है, ये सीएलएसए कहता है। अनफॉर्चुनेटली बाकी ब्रोकरेजेस पर अब की बारी ज़्यादा रिपोर्ट्स आई नहीं है। आई एम श्योर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा कुछ और रिपोर्ट्स हम आपके लेकर आएंगे, लेकिन हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स जो आ चुके थे फ्राइडे को मार्केट के दौरान, इसमें सीएलएसए कह रहा है कि बाय कॉल रिटेन करेंगे। ये प्रिफर्ड पिक है इस समय सरकारी बैंकों में। टारगेट इन्होंने 10 रुपए से बढ़ाया, 380 लेकर आए हैं। मक्वारी कह रहा है 315 का टारगेट, लेकिन ये 265 से बढ़कर 315 पर आया है, और जेफरीज ने भी 345 का टारगेट 365 पर लेकर आए हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर रेड्डीज, यहां पर सीएलएसए ने आउट परफॉर्मर की रेटिंग बरकरार रखी है, टारगेट सब्सटेंशियली बढ़ा रहे हैं, 3200 नया टारगेट है, 2850 ये पहला टारगेट था, तो वहां पर एक अपग्रेड जरूर आया है। लेकिन बाकी अगर ब्रोकरेजेस का ध्यान दे तो क्रेडिट स्विस कह रहा है अंडर परफॉर्म ही रहेगा ये काउंटर, 2415 का टारगेट। जेफरीज कहता है कि उन्होंने 80 रुपए बढ़ा दिया है, 2180 नया टारगेट है, और साथ ही साथ नोमुरा ने 2704 का टारगेट दिया है। तो सीएलएसए सबसे बुलिश है इस कंपनी पर, बाकी इतने एंथूज नहीं है कंपनी के परफॉर्मेंस को लेकर। ठीक बात है बात। अच्छा, लेकिन ये बताइए हर्षदा,
AM नायक साहब ने क्या कुछ खास कहा आपसे उस इंटरव्यू में, उसके बाद हम उस इंटरव्यू के कुछ अंश भी आपको सुनाएंगे। कैसा रहा इंटरव्यू ये बताइए। इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा इंटरव्यू रहा है। बजट पर उन्होंने काफी बेबाक राय दी है। हालांकि एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, कैपेक्स प्राइवेट सेक्टर की ओर से नहीं होगा, ना ही सरकार की ओर से होगा, उसमें डीले देखने को मिलेगा। उस पर उन्होंने डिटेल में चर्चा की। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा किसी भी निवेशक के लिए है बायबैक वाला, उन्होंने कहा कि वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है सेबी के रवैये से, लेकिन आसानी से हार नहीं मानेंगे और इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे। अपील भी की है और यहाँ पर अभी भी परसू कर रहे हैं बायबैक को। चलिए तो एक अंश सुन लीजिए उस इंटरव्यू का जो हर्षदा ने किया AM नायक साहब के साथ, और उसके बाद दिन भर हम उस इंटरव्यू के कुछ कुछ टुकड़े आपको सुनाएंगे और उसके बाद पूरा इंटरव्यू भी देखिएगा आज CNBC आवाज पर। तो इससे बड़ा रिएक्शन नहीं हो सकता। देखिए, बजट के बाद L&T आपके चैनल CNBC आवाज से सबसे पहले रिएक्शन देने के लिए बात कर रही है, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। ठीक है, लेकिन एक और खासियत आपकी कंपनी की रही है कि जो भी हो कि आपने कहा कि अपने कोर बिजनेस पे फोकस करेंगे, टाइम एंड अगेन आप वैल्यू अनलॉक करेंगे जब सही मौका होगा, जब मार्केट करेक्ट होगा। और आपने अपने शेयर धारकों के साथ साथ एम्प्लॉयज को हमेशा रिवॉर्ड किया है। मुझे याद है कई एम्प्लॉयज खुश थे जब आप लोगों ने ESOPs बांटे। निवेशक दे लुक फॉरवर्ड टू द बोनस, और मेरे पास वो डेटा है। 2006 में आपने 1:1 का बोनस दिया, 2008 में आया, 2013 में आया, 2017 में आया। पीपल वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट बायबैक। वो सेबी ने उसमें सेंध लगाई है। वर यू डिसअपॉइंटेड बाय दैट? क्योंकि आपकी इच्छा तो थी किसी ना किसी तरह से रिवॉर्ड करना। डिसअपॉइंटेड, वेरी अपसेट अबाउट इट। डिसअपॉइंटमेंट तो आता ही है, बट अपसेट इसलिए है कि रॉन्ग रीजन से हमें रोका गया। कंसोलिडेटेड डेट इक्विटी 2:1 के ऊपर जाए, वो उसका अंदर का गाइडलाइन है जी, जो कभी डिक्लेयर नहीं किया गया। पब्लिक को पता नहीं है, हमको पता नहीं था, नहीं तो हम पहले से ही फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कर देते बिगिनिंग में ही, और ये प्रॉब्लम ही नहीं आता जी। तो अभी देखते हैं, हम अपील करने वाले हैं और कर रहे हैं, तो शायद उसका कुछ नतीजा आ जाए। तो फिर क्या साइमल्टेनियसली आप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग पर भी काम कर रहे हैं? नहीं, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते थे जी। अभी तो ऐसा है कि बायबैक होगा तो वैसे ही फाइनेंशियल सम रिस्ट्रक्चरिंग होने वाला है जी। तो अभी भी विचार है किसी ना किसी तरह से बायबैक लाया जाए, और अगर वो अपील सेबी या फिर सैट में नहीं मानी जाती है तो फिर क्या आप एक बड़ा डिविडेंड देने को तैयार होंगे निवेशकों को? डिविडेंड एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज 22.5% टैक्स आता है, इसलिए वो हम सोच नहीं रहे हैं। बट हम बहुत होपफुल है कि हमारा बायबैक एक्सेप्ट किया जाएगा। सर मुझे याद है आपने एक समय में कहा था, मेरे ख्याल में TV18 के इंटरव्यू में, कि L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स की स्टॉक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और उसके बाद स्टॉक ने बहुत फर्राटे से दौड़ लगाई। तो L&T पर मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ, इस समय क्या आपको लग रहा है आपका शेयर थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है? उसको शायद ILFS, I mean L&T और L&T फाइनेंस, L&T at this point in time. L&T, well, various analysts are predicting, and 9 out of 10 are predicting that it is undervalued because they are expecting that the price should be 1700, 1800. One of the analysts said that it has a potential to go up to 2500. I'm not an expert, but what experts say, if you go by that, then L&T has a potential to go up. चलिए, तो नायक साहब से अगर आप देखें ये बातचीत आप देख सकते हैं, और इस बातचीत का अगर आप देखें मुख्य अंश आपने देखा, डिविडेंड पे बात नहीं करेंगे, डिविडेंड की पॉसिबिलिटी नकार दी, और बायबैक आएगा, कुछ वक्त लगेगा, और साथ ही साथ फेयर वैल्यू अपनी कंपनी के स्टॉक की उन्होंने क्या बताई एग्जैक्टली अगर आप देखें ये इंटरव्यू आप सुनिएगा विस्तार से। 2500 हेडलाइन यही है, और सबसे बड़ी खबर है L&T के चेयरमैन कह रहे हैं कि मेरा भाव कंपनी का 2500 होना चाहिए। एक्चुअली एग्जैक्टली उस टारगेट पे वागले साहब से बात करना चाहता था, है ना? 2500। वागले साहब, L&T कितने बड़े बेस से बैठा है? वीरू, मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये 2500 आएगा। अगर आप सिर्फ 1-2 महीने में कहेंगे, ऑब्वियसली नहीं आएगा। आप अगर 12 से 15 महीने, या वो 15 महीना अगर 18 महीना तक स्ट्रेच हो सकता है, मैं तो कहता हूँ ये 2800-3000 तक भी हो सकता है। अगर 2 साल का पीरियड लेते हैं तो ये आउट परफॉर्म करेगा। वाकई अगर आप देखें कैश कितना है इस कंपनी के पास,
रिवॉर्ड कितना है इन्वेस्टर के लिए, और आपने मैनेजमेंट के मुंह से सुना एग्जैक्टली ग्राफ देखें, नायक साहब के ग्राफ देखें, 2500 रुपए मेरे को लगता है एक तर्कसंगत प्राइस है एल&टी का। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खास बातचीत समीर अरोड़ा के साथ, बजट कैसा लगा, बाजार कैसे रिएक्शन देगा, खास बातचीत समीर अरोड़ा के साथ। दो डिजिट में जाना लगभग देखिए तय है। बिल्कुल। आपका लेवल कोई हो तो बताइए कि इसी तरीके के फॉल कंटिन्यू होंगे और ये 100 का लेवल जरूर ब्रेक करेगा। सो कोई भी पुल बैक आता है इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है। लोगों को याद दिला दे कि हमने आपको क्या कहा था, स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, शहर से दूर रहे। गवर्नेंस को लेके इशू वेदांता को इस लिहाज से आज आप रखें जो 1400 करोड़ रुपए इस कंपनी की बुक्स, केन इंडिया की बुक से प्रमोटर एंटिटी वॉल्कन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहा है। वेदांता की आज धुलाई होगी। वो इंटर प्रमोटर डील जो कंपनी ने की है, कम से कम 7-8-10% आज गिर सकता है। क्या सपोर्ट है सर बताइए? 250 से लेकर 245 की तरफ ये टूटेगा। जो वेदांता समूह की कंपनियां हैं ये सबसे ज्यादा आज प्रेशर में आ चुकी हैं।